नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज का हमारा विषय सभी नागरिकों से जुड़ा है, न सिर्फ नागरिक भारतीय बल्कि दुनिया भर के लोगों से जुड़ा है। ये है विषय मानवाधिकार से संबंधित। भारतीय होने के नाते हम भाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है और हर नज़रिए से हर नागरिक के लिए हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज के इस अंक में। ये लाइव फोन कार्यक्रम है, तो आज आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से उचित कानूनी मशवरा ले सकते हैं। आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं श्री दिनेश कुमार नायक, जो कि पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और न्यायिक सदस्य हैं रेरा के। सर, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। और आज का जो विषय है मानव अधिकार से संबंधित कानून, इसको शुरू हम करेंगे। उससे पहले हम सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। मानव अधिकारों से संबंधित कानूनी मशवरा आप हमसे ले सकते हैं। मानव अधिकार जो होते हैं सर, वो एक बहुत ही विस्तृत विषय है। इसको आप किस तरह परिभाषित करेंगे उन सभी के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते? एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम आपसे पहले जानना चाहें कि मानवाधिकार क्या है। देखिए, मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। जो मैंने अपने रूप में एक तैयार किया था, जिसको एक पंपलेट के रूप में मैंने जब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में लोगों को लिटरेसी प्रोग्राम्स हम बनाते देते थे, लोगों को हम बताने जाते थे कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं, तो मैंने एक छोटी सी बात बनाई थी कि मानव अधिकार में वे सभी अधिकार शामिल हैं जिनका संबंध व्यक्ति के जीवन, जो हमारा लाइफ है, स्वतंत्रता जो हमारी फ्रीडम है, समानता जो हमें इक्वलिटी है, एवं प्रतिष्ठा जो हमारी एक समाज में प्रतिष्ठा है से है। इसके अलावा वो भी अधिकार शामिल जिनका भारत के संविधान व कानून के द्वारा कानून में उल्लेख किया गया है। कानून में जो हमको, संविधान में जो हमको प्रोटेक्ट किया गया है मानव के अधिकारों को, वो भी इसमें मानव अधिकार में शामिल। साथ ही साथ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सब घोषणाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शामिल किया गया है, जिन्हें भारत के न्यायालयों में लागू किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसा रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कानून बनते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है कि ये अपराध है या ये उल्लंघन है मानव अधिकारों का, तो इसको भी मानव अधिकारों के अंतर्गत लिया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बना है तो उसको भी मानव के विपरीत कोई कार्य किया जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया जा सकता है। जी, इतना विस्तृत मानव अधिकार आयोग है। ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है और हर देश में जो है मानव अधिकारों को उतनी इम्पोर्टेंस शायद नहीं दी जाती होगी जितना हमने भारतीय संविधान में इसको शामिल करते हुए हर एक नागरिक को दिया है। लेकिन क्या ये कहना भी उचित होगा सर कि सिर्फ जन्म ले लेने से ही मानव के मानव अधिकार उसको मिल जाने चाहिए? और इस बात की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चलती है, क्योंकि कई जगह पर वंचित रखा जाता है उन्हें। मानव होने के नाते, जिस तरह आपने बताया कि उसकी प्रेस्टीज भी उसका मानव अधिकार है, उसको सम्मानजनक जीवन जीने का जो अधिकार है, अगर उससे वंचित रखा जाता है तो वो भी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। बिल्कुल। देखिए, जब कोई मानव में स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है, मेल फीमेल्स या ट्रांसजेंडर, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी लिंग का कोई भी व्यक्ति, जिसे कह सकते हैं हम, जो होता है, कोई भी सेक्स का कोई व्यक्ति जब उत्पन्न होता है तो उसके उत्पन्न होने के पश्चात ही उसके अधिकारों का, जो उसके लीगल राइट्स है, उसको संरक्षण प्राप्त शुरू हो जाता है। वो अस्पताल में पैदा होता है तो अस्पताल में उसको, वहाँ उसको पहला संरक्षण प्राप्त होता है कि उसको प्रॉपर केयर हो रही है कि नहीं, बच्चे का इलाज पूरा हो रहा है कि नहीं, नर्सिंग व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं, डॉक्टर समय पर देख रहे हैं कि नहीं, उसको फीडिंग प्रॉपर समय पर हो रही नहीं, माँ बाप उसका ध्यान रख रही, माँ उसको इग्नोर तो नहीं कर रही है, पिता अपनी उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है कि नहीं, फीडिंग के लिए दूध समय पर नहीं ला रहा, भोजन नहीं ला रहा है। तो ये सारे अधिकार जो है बच्चे के अधिकार से वहाँ से पैदा होते हैं। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो 6 साल से 14 साल की उम्र में उसका शिक्षा का अधिकार आ जाता है। पहले नहीं था, अब कंपलसरी कर दिया गया कि नहीं, अब तो हर बच्चे को इतनी तो शिक्षा होनी चाहिए कि वो अपना समझ सकें, पढ़ सकें कि उनके राइट्स क्या, अधिकार क्या है। उसके बाद उनको ये बताया गया कि चाइल्ड लेबर क्या होता है, बच्चों को रोजगार नहीं करना है, कहाँ उनको रिस्ट्रिक्शंस किया है, वो सब धीरे धीरे एक एक विषयों पर बाद में बताते चलेंगे। उससे और बड़े होते हुए धीरे धीरे उसके अधिकारों का हो जाता है। जी। ये हाँ जी, हाँ। इसी के तहत अंतर्गत जो है भारत के संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स को सभी के लिए एक प्रावधान किया गया। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जैसा अभी आपने बोला था कि सबसे संविधान है, सबसे विस्तृत है, सबसे सरल है, सबसे। तो इस संविधान में
मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स के बारे में उल्लेख किया गया है कि आखिर बच्चे के राइट्स तो बने हुए, आपको बता दें कि पैदा होते ही रहा है, पर बाकी एक आम जन नागरिक के, चाहे किसी भी जेंडर का वो व्यक्ति हो, किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो। अब तो वो 370 भी हट चुकी है, तो जम्मू कश्मीर भी अब इसमें आ गया। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर चलता था, एक्सक्लूड किया गया था, अब वो ऐसा नहीं है। तो समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 आर्टिकल जो 14 to 18 है उसमें लिखा हुआ है। अब देखिए कि आम नागरिक अगर वो आर्टिकल देखने समझने जाए तो बड़ा संभव नहीं है, तो मैं समानता भाषा बताता हूँ कि हमारी इक्वलिटी, हम समान हैं, हम सब समान हैं, कानून के अंतर्गत हम समान हैं, संविधान में हमको सबको समान माना गया है। अब इसमें असमानता लाने का प्रयास किया जाता है, समय समय पर करते हैं, विशेष समुदाय के लोग करते हैं ऐसे। तो जो हमारा समानता का अधिकार है, जो अधिकार आपको मिला है, जो अधिकार मुझे मिला है, 2000 ट्रांसजेंडर को मिला है, जो अधिकार किसी भी समाज के जाति विशेष को लोगों को मिला है, वो समानता के अधिकार में हर प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ है। हम हर व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो और हर एक व्यक्ति हो। इजाजत लूंगी, एक फोन कॉल हम अटेंड कर ले जी। हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से बाराबांकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि मानव के जो अधिकार होते हैं उनको आसानी से प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी उसको कहाँ से लगानी चाहिए जिससे उसको अधिकार मिल सके? किसको? सवाल दोहराइए नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका सवाल फिर से दोहराइए। थोड़ा अधूरा। मैं जानना ये चाहता हूँ मानव के जो अधिकार होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमको पहली सीढ़ी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? सबसे पहले हमें किससे संपर्क करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? देखिए, मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे वर्ल्ड में मानव अधिकार आयोग गठित किया गया था। और मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की स्थापना की गई है। वहाँ पर भी लीगल लिटरेसी सर्विस के चल रहे हैं। एक समाज के न्याय जो सहयोगी हैं वो भी प्रत्येक जिले में कार्य करते हैं। आप कलेक्ट्रेट में भी जाके पूछ सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन के माध्यम से या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से मानव अधिकार आयोग को, मैं अभी आपको उनका एड्रेस और पता दे देता हूँ, वहाँ आप उनको सूचित कर सकते हैं और उनका ईमेल एड्रेस वगैरह मैं आपको सब बता देता हूँ। मैडम ये आपको मैडम बताएंगी, ये लिखा हुआ है जी। आप यहाँ पे सीधा उनको संपर्क कर सकते हैं। जी, ये जो मानव अधिकार आयोग है ये अरेरा हिल्स भोपाल में है और पर्यावास भवन में आप अप्रोच कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के होने के नाते ये भोपाल में स्थित है। आप बाराबांकी से बोल रहे हैं तो वहाँ पर भी स्टेट हेड ऑफिस होगा और आप वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। और मानव अधिकार आयोग में जिस तरह बताया गया आपको कि ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश जो होते हैं आप उन्हें भी अप्रोच कर सकते हैं और वो आपको सही गाइडेंस देंगे। और अगर आप हमारी बातचीत शुरू से सुन रहे हैं तो हम निवेदन करेंगे आपसे कि आप हमारा कार्यक्रम अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक मानव, स्पेशली भारतीय नागरिक होने के नाते जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पड़ाव पर किस तरह मानव अधिकार का संरक्षण हम लोगों ने संविधान के रूप में हासिल किया है, पाया है, आत्मार्पित किया है, उस विषय पर हम विस्तार से जानकारी जारी रखेंगे। आपका मैं आपके प्रश्न पूछने का आभारी हूँ। सबर अभी धैर्य से सुनिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ पे बताऊंगा कि मानव के राइट्स क्या क्या हैं। अभी मैंने सिर्फ एक समता का अधिकार बताया है, आपको तो वायु, जल, हर चीज़ का मानव अधिकार है, मानव का अधिकार है, हर चीज़ पे मानव का अधिकार है। जी, इसलिए धैर्य से सुनिए, आपके हर चीज़ का आंसर मुझे प्राप्त होगा। ठीक है जी। आपके सवाल के लिए बहुत शुक्रिया और हमें खुशी होती है कि आप हमारे कार्यक्रम इतनी ध्यान से देखते हैं और आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। इसी के साथ सर हम नेक्स्ट राइट के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। हम फ्री हैं, हम स्वतंत्र हैं किसी भी कार्य को करने के लिए जो कि विधि के अंतर्गत है। अगर हमें किसी चीज़ को खेलना है, हमको घूमना है, हमको फिरना है, हमें पिक्चर देखना है, हमको नौकरी करना है, हमारा एक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारी स्वतंत्रता का हनन अगर किया जाता है तो वो भी मानव अधिकार का हनन आता है। हमारा को स्वतंत्रता है, हम किसी भी डॉक्टर से इलाज कराएं, हमें बात नहीं किया जा सकता कि हम उसी से इलाज कराएं। हमारा अधिकार है, हमको फ्री स्पीच का अधिकार, हमें भाषण के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। हम फ्री हैं, परंतु वो हमारी अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जो कि एक सामाजिक दायरे में होनी चाहिए, जो किसी प्रकार के विरोध को उत्पन्न ना करे। हम आपसी सामंजस्य से कोई बात करना चाहते हैं, आपसी भाईचारे के आधार पर कोई बात करना चाहते हैं, तो हम फ्री तो हैं, हम स्वतंत्र तो हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और हम अपने कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है।
जी जी। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरी चीज़ ये है कि हम, जैसे मैंने कहा अभी चाइल्ड लेबर है या बंधुआ मजदूर है या ज़बरदस्ती किसी को मजदूरी कराना, या गरीब है या पिछड़े वर्ग का है, अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, तो इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। गृह कार्य करा रहे हैं, खेतों में कम पैसे दे के काम करा रहे हैं, और इनको क्या कहते हैं, जिससे कहते हैं कि अनावश्यक रूप से इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, कम खाने में कम अनाज देकर इनसे काम कराया जाएगा, दिन दिन भर खेतों में काम कराया जाएगा, दिन दिन भर घर में काम कराया जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ जो बच्चों को भी चाइल्ड लेबर के रूप में घर में काम कराया, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है उसको नहीं होने देने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में जोड़ा है कि आपको किसी का शोषण नहीं कर सकते, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों ही शोषण आप नहीं कर सकते। इस बात धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत एक सर्व धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर है, और हमारा ये कहना है कि यहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, आपसी सामंजस्य रहना चाहिए। अगर आपसी धर्म के बीच में किसी के धर्म को रोका जाता है, धर्मांतरण किया जाता है इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध या कंसीडरेशन अगर अनावश्यक रूप से कोई लाभ देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है कि हम आपको बड़े पद पर प्रतिष्ठित करेंगे, हमारे धर्म में आ जाइए, जैसा अभी बस्तर स्तर में चल रहा है, न्यूज का एक विषय बना हुआ है। क्वेश्चन हम ले लें सर। हमारे साथ अशोक जी जुड़ रहे हैं जबलपुर से, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अशोक जी। हेलो जी, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ मैडम जी। मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि अधिकतर देखा गया कि 60 साल से अधिक के लोगों को लोग परेशान करते हैं और उनसे मजा लूटते हैं, तो मानव अधिकार में स्त्री कौन से कानून है जिससे कि उनकी शिकायत की जाए, उनको परेशान न करें? बहुत बार देखा गया उनको तंग किया जाता है और यहाँ वहाँ भगा दिया जाता है। देखिए, इसके लिए एक विशेष कानून बना है, वृद्धजनों का संरक्षण अधिनियम। जी जी जी। इसमें आप मानवाधिकार में तो अगर वृद्ध लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको भरण पोषण नहीं दिया रहा है, बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, वस्त्र नहीं दे रहे हैं, कपड़े नहीं दे रहे हैं, ऐसे एक्चुअल में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ एक मानवीय अत्याचार हो रहा है, या कभी बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, या उनसे रिश्तेदार संबंधी उसकी उपेक्षाएं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप डायरेक्ट पुलिस में भी कर सकते हैं, एसडीएम का भी कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं, लीगल विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय में है, वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि इनको इन अपराध में, इन कृत्य को करने के लिए दंडित किया जाए, या बच्चों को ये निर्देशित किया जाए कि वे अपने वृद्ध माता पिता का उनका भरण पोषण करें, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें, उनके मनोरंजन की रक्षा करें, और उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका हर्ट ना करें, अपमान ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अफसोसजनक है, और इस विषय पर आपको हम यही जानकारी देना चाहेंगे कि जिस तरह सर ने बताया कि ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है वो हर ज़िले में होता है। आप उसे पोस्ट कार्ड के ज़रिए भी ऐसी प्रॉब्लम्स, अगर हमारे वृद्धजन इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अपने आप को अकेला ना समझें, आप पोस्ट कार्ड के ज़रिए भी पोस्ट कर सकते हैं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को, आप जिस भी ज़िले को बिलोंग करते हैं। हम ये बात राष्ट्रीय स्तर पर कहना चाहेंगे, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किया गया है इसी उद्देश्य के साथ। आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन उनका टेलीफोन नंबर कहीं से प्राप्त कर सकते हैं और आप उन्हें बता सकते हैं। आजकल ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में डिफेंस काउंसिल्स भी रखे गए हैं जो कि आपको हर तरह से उचित मशवरा देंगे, और आपको पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है आपको बैंक में या ऐसी सरकारी सुविधाएं जो कि आप चाहते हैं कि आप उनका उपयोग करें, उन सुविधाओं के लिए भी वो आपको असिस्टेंस देंगे, वो आपके पास आएंगे, वो घरेलू मसलों को भी सुलझाएंगे और वो आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, और आपके बिहाफ पर आप अगर पुलिस में या कोर्ट में या काउंसलिंग में एप्लीकेशंस देना, मानव अधिकार आयोग में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर वो आपको पैरालीगल वॉलंटियर्स आपको हर तरह से हेल्प देंगे, आपके बिहाफ पे एप्लीकेशंस भी लिखेंगे। और इसी के साथ अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, एक बुजुर्ग होने के नाते आपके आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, थंब इम्प्रेशन और आंखों के चेकअप में आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ इशू हो रहा है, तो आप उसके लिए भी विधिक सेवा प्राधिकरण या मानव अधिकार आयोग में वॉलंटियर्स को अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको हर तरह से प्रोटेक्शन देंगे। देखिए कि अभी मैडम ने कहा कि जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, अब तहसील स्तर पे भी तहसील प्राधिकरण है, तहसील स्तर पर भी एक आपको लीगल सर्विस के जो सीनियर मोस्ट जज रहता है, आप वहाँ आवेदन दे सकते हैं। वो आवेदन में दोनों पार्टी को बुलाएगा, एक
समिति गठित की गई है इसके लिए। समिति बैठकर उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनका मीडिएशन करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपसी सामंजस्य के आधार पर वृद्धजनों के अधिकारों को जो प्रदत्त किए गए हैं संविधान के अंतर्गत उनको सुरक्षित किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ कुछ बुजुर्गों को ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि जहाँ कहीं से भी उनको या उनसे संबंधित किसी को पेंशन या फैमिली पेंशन के रूप में अगर कुछ उपलब्ध नहीं करवाई जा पा रही है तो उसके लिए भी आप प्राधिकरण या मानव अधिकार आयोग में आप अप्रोच कर सकते हैं और वो आपके लिए आपकी तरफ से आपके बिहाफ पे सारी प्रोसीडिंग्स करेंगे। देखिए, अगर पेंशन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो आयोग द्वारा इन्हीं प्रकार की शिकायतों को जो लोक सेवकों के द्वारा विलंबन किया जा रहा है या सहायता करने की बजाय हर्डल्स पैदा किए जा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा किए जा रहे हैं, तो ऐसे वृद्ध लोगों के लिए फिर मानव अधिकार आयोग संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाता है कि इसके ये राइट्स है, मानव अधिकार के, पेंशन का इसका अधिकार है, और फिर वो उस शासकीय अधिकारी को नोटिस दिया जाता है, उनको निर्देशित किया जाता है कि आप इतने दिन में इसकी पेंशन के केस का निपटारा करें या इसकी जो भी इसको एड सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं भी वृद्धजनों को दी जाने का प्रावधान है। हमारी सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस वृद्धजनों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए दिए हैं कि कहाँ कहाँ उनको कितने हजार रुपए की सुविधाएं दी जाएंगी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, बच्चे के माँ बाप की नहीं है, वृद्ध है, तो वो भी जा सकेगा संबंधित विभाग के पास कि साहब हमको मेडिकल में इस इलाज की ये सुविधाएं है और हमको ये सुविधाएं संबंधित विभाग नहीं दे रहा है, तो उस मानव अधिकार उस विभाग के संबंधित अधिकारी को बुलाएगा। देखिए, मानव अधिकार के बारे में यहाँ एक चीज कहना चाहूँगा, मानव अधिकार आयोग है, न्यायालय नहीं, वो दंड नहीं देता है, वो आपकी शिकायतों को सुनने के बाद सरकार को एक गाइडलाइन बना के देता है कि आज ये चीज़ हो रही है जो एक मानव के प्रति उसके अधिकारों का उल्लंघन है, कृपया कर इस पर दिशा निर्देश संबंधित विभाग को जारी करने का कष्ट करें। जी। तो ये मानव अधिकार है। और उसी के पैरेलल में आप अपने अधिकारों के बचाव के लिए या अपने अधिकारों का सदुपयोग करने के लिए आप न्यायालय को भी अप्रोच कर सकते हैं, आयोग का आप सहारा ले सकते हैं, आयोग आपको निश्चित रूप से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसी के साथ आपका न्यायालय को अप्रोच करने का अधिकार समाप्त नहीं होता। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि मानव होने के नाते वो किसी भी कैटेगरी के हों, मतलब बच्चे हों, टीनेजर हों, एडल्ट्स हों, बुजुर्ग हों, ट्रांसजेंडर्स हों या वृद्धजन हों, सभी के अधिकारों को संरक्षित करना ही हमारा उद्देश्य है। और हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप इन जगहों पे अप्रोच कर सकते हैं। सर, आप अभी राइट टू फ्रीडम के बारे में हमें बता रहे थे, इससे आगे हम बढ़ते। अब देखिए, हमने आपको राइट टू रिलीजियस के बारे में बताया कि आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं जो जिससे आप खुश हो, या आपका जो पारिवारिक धर्म है, जो खानदानी धर्म है, हमारे जो पूर्वजों के ज़माने से हम धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप अगर कोई धर्म, बौद्ध धर्म अपनाना है, जैन धर्म अपनाना है, तो आप किसी धर्म में जाना चाहते हैं, अगर आप बालिग हैं और आप समझदार हैं, तो आपको धर्म की स्वतंत्रता हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत दी गई है। ये राइट्स है, आपको बाधित नहीं किया जा सकता है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, पुरुष 21 साल के हो चुके हैं और 18 साल के हैं, तो नाउ यू आर ए फ्री। आप किसी भी धर्म निरपेक्ष हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 में। आप ज़्यादा क्वेरीज किसी को हो तो इसको पढ़ लें, अनुच्छेद 25 से 28 में कि हम कौन से पर अपना धर्म अपना होता है, जहाँ हम पले बड़े हैं, जहाँ हमने अपने एक सिस्टम्स को देखा है, बेटर वो रहता है। फिर भी अगर आप परिवर्तित चाहते हैं, आपकी मानसिक विचारधाराओं में परिवर्तन होता है, आप कन्विंस्ड हो रहे हैं किसी फिलॉसफी से हो रहे हैं, आप उसको अनुयायी बन सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। एक संस्कृति होती है, हम एक से कल्चर को हम ढालते हैं कि हम इस कल्चर को रह गए, हम कौन सा कल्चर अपनाएंगे। हमारी संस्कृति है, चाहे ट्रैवल एरिया में अलग संस्कृति है, बस संस्कार धारणी, अभी जबलपुर आए थे सज्जन बहुत बड़े ध्यान से सुन रहे, देखें जबलपुर की संस्कार धारणी की एक अलग है, वहाँ अलग टाइप की धार्मिक संस्कृति है। भोपाल की संस्कृति अलग है, ट्रैवल एरिया में झाबुआ मंडला की अलग है, झाबुआ की संस्कृति अलग है, मंडला के ट्रैवल की संस्कृति मालवा की अलग है, मालवा की बिल्कुल अलग मालवा की अलग। आप ट्रैवल में देखेंगे कि झाबुआ में बिल्कुल दूसरे टाइप के ट्रैवल्स हैं, जी जी जी, और मंडला में दूसरे टाइप के, बस्तर में बिल्कुल तीसरे प्रकार के। बिल्कुल। सब अगर झाबुआ को देखें तो थोड़ा सा उनमें उग्रता ज़्यादा है, जबकि मंडला में और बस्तर में थोड़ा सीधापन है, आर्ट एंड कल्चर ये है। तो इसके प्रकार से हमारी संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, शिक्षा का अधिकार है, हम किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई नहीं है।
जो वो कह रहे इसमें मजहब नहीं बाधा सिखाता है शिक्षा को रोकना, मजहब हमारा नहीं सिखाता है। जिसको जो पढ़ना, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, जो लैंग्वेज में आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज सर उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको संस्कृत पढ़नी है, आपको उर्दू पढ़नी है, ये तो पढ़ना ही है। साथ में आपको जूलॉजी लेना है, बॉटनी लेना है, केमिस्ट्री लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, फ्री। अब तो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट आ चुके हैं कि आप ही नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या पढ़े। इन बिटवीन लाइंस नए सब्जेक्ट्स नए इंट्रोड्यूस हो सब्जेक्ट जुड़ गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। टूरिज्म की सब्जेक्ट कल एक बच्ची मिली, बोले अच्छा सर मैं इस सब्जेक्ट में मैंने पहली बार सुना था इसमें भी होता है जी, इसमें भी वो पीजी कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा ये नया सब्जेक्ट जोड़ा है। बोले नहीं सर ये तो 10-12 साल से चल रहा है। तो अवेयरनेस हम और आप सब मिलकर देंगे या आप हमको देंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल देंगे। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जो संविधान में मैं अभी तक आपको जितने राइट्स बनाया हूँ, तो हमारे संविधान ने जो 6 फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं उसमें एक अधिकार है संवैधानिक अधिकार का। जब आप अपना संविधान पढ़ेंगे और आप जब अपने संविधान को देखेंगे तो आपको इतने ज़्यादा राइट्स दिए गए। अभी मैं उन सारे राइट्स को बताते चलूँगा एक एक एक्ट के साथ, एक एक चीज़ के साथ। तो आप देखेंगे कि इनको संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण कहाँ मिलेगा। हाँ, देखिए कानूनी अधिकार का संरक्षण जिला न्यायालय तक मिल जाएगा। जी जी, संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण तो सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 में और 226 में हाई कुछ हाई कोर्ट में मिलेगा। जी। तो संविधान के अधीन आपके अगर किसी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप संविधान के अधिकार के उल्लंघन के लिए वहां जा सकते हैं। डायरेक्टली आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच आवाज कर दे सकते हैं। जी, अगर ऐसा लगता है कि कोई कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें लिखा हुआ आर्टिकल 32 में कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि इसके बाद होता है एक मौलिक अधिकारियों की असंगति के बारे में। क्या होता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कई बार इन राइट्सों में हम कुछ असंगत बात या कुछ अल्पीकरण करना चाहते हैं और कर देते हैं। जैसे कोई एक्ट है, हमें ये अधिकार दे रहा है और वो अधिकार को हम एक शब्द की तरह नहीं, आप इतना बोलोगे, इतना नहीं बोलोगे, एक शब्द उस पर डाल देते हैं, संक्षिप्तीकरण कर देते हैं। और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है ऐसा संक्षिप्तीकरण कि आप 2 रोटी खाएंगे, अब क्या आपको खाने की स्वतंत्रता पूरी है, आप इतनी ऑक्सीजन लेंगे, इतनी स्वतंत्रता फ्री है, आप यहाँ नहीं जाएंगे, पूरब जाएंगे, पश्चिम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से कोई बातें जो संविधान के अधिकार में जब आपको दिया गया है कि स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जाने में, भारत के किसी कोने में जा सकते हैं, वीज़ा लेके आप विश्व के किसी कोने में जा सकते हैं। फिर आप कहोगे नहीं आप अमेरिका नहीं जाएंगे, आप तो यूरोप जाएंगे। तो ऐसे अधिकारों के संदर्भ में जो विधि आती है वो अपने आप में शून्य है, वाइड है। वाइड को के लिए किसी कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। जो चीज़ वाइड है, वाइड का अपना अधिकार आपको सजित हो जाता है। ये शून्य है, आप नहीं मानिए, आप फ्री है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया ऑलरेडी हाँ, संरक्षण। और शून्य करनी होती है, कई चीज़ होती है कि चलो उसमें आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु ये तो ऐप इनिशियो ही उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा शून्य है। और जो आपके अधिकारों को जो संविधान में कहा है कि आप पूरी तरह स्वतंत्र, और फिर किसी ने एक छोटा सा डाल दिया कि साहब बस्तर वाले मंडला नहीं जाएंगे, तो ये अधिकारों का ठीक है। जिला बदर कानून बना हुआ है, अपराधियों को जिले से बाहर करने के लिए एक प्रावधान किया गया है। तो इसलिए किया गया है कि वो उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो जाए, इसलिए उनको जिले से बाहर कर देते, उतने दिन तक शांति से आप बाहर रहो। पर वो एक कंडीशन है, वो एक वो कंडीशन कानूनी प्रक्रिया है, वो कानून के तहत है, फंडामेंटल के तहत नहीं है। क्या आप अपराध भी करो तो संविधान का उल्लंघन आप करे बैठे हो, बिल्कुल तो संविधान उल्लंघन करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो उन्होंने कहा साहब तो राइट है कि नायक साहब ने बोला कि आप तो स्वतंत्र हो, यहाँ नहीं जाना, नहीं, उनको रोका भी जा सकता है अगर विधि के द्वारा उनको बाधित ना हो। पहले से बाधित पहले से किया बाधित हुआ ना, ठीक है। हो। जी, अब उसके बाद आता है संशोधन होते खूब। तो क्या संविधान में जो संशोधन होते हैं तो इनके को चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है कि केशवानंद भारती के केस में जब सबसे पहला जजमेंट आया था, पहला संशोधन हुआ था, और बड़ा ही सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि नहीं, अगर ऐसा पता लगा कि किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या संवैधानिक अधिकारों का दे रहा है, तो ऐसे संशोधन को भी एक आम नागरिक रिट पिटीशन के माध्यम से या PIL के माध्यम से इसको संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या 226 में जा सकते हैं। बिल्कुल आप हम देख रहे हैं कि यह हो रहा है और कुछ भी हो रहा है, तो हमको उसको रोकने के लिए जाना पड़ेगा। केशवानंद भारती का लैंडमार्क जजमेंट है जो हमने पढ़ाई में इतना पढ़ा है और इसके कारण इतनी रिचनेस आई है हमारे संविधान में, क्योंकि इस पे भी जो होते हैं बार बार, तो बार बार सर्वोच्च न्यायालय उसमें दखल अंदाजी तो करती है, परंतु उसको जाना आपको पड़ेगा और बेहतर से तो नहीं करेगी, बिल्कुल आपको तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसके बाद क्या मैडम, एक रिट का क्षेत्र अधिकार होता है। आप रिट लगा सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं,
और रिट का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि रिट हमारी 32 में और धारा 226 में हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में ही चलेगी। अब रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, उसके बाद प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पर। क्षमा, इसका भी सबको आपको अंग्रेजीकरण करके आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ी सी एक एक चीज़ अभी, क्योंकि एक मैंने बता दिया कि रिट इतने प्रकार की होती हैं जो इसमें लगती है। ये जो रिट्स हैं जिसके बारे में आपने भी कुछ देर पहले में बताया, ये वही है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नागरिक डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। इसमें देखिए, जैसे कि आपने, हाँ जी बताइए। जी, मैं आपको चलिए सुन के बताइए। मैं आपसे रिट के बारे में पूछना चाह रही थी, जो काइंड्स ऑफ रिट्स है, जैसे कि जो हमारे टाइम्स ऑफ रिट्स बता देता हूँ। पहली जो बार हमारे दर्शक हैं वो टाइम्स ऑफ रिट्स के बारे में पहले बता देता हूँ। मैं आपको पहले छोटे-छोटे अधिकार बता रहा था। अच्छा, फिर मैं अब ये बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी, देखिए, कानून हर आदमी को यह अधिकार देता है कि अगर आप उसको बंदी बनाते हो या किसी अपराध में उसको गिरफ्तार करते हो, आप अरेस्ट करते हो और आप उसको ये नहीं बताते हो कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया। आपने उठाया और रिमांड लिया और जेल भेज दिया, उसको पता ही नहीं कि न माँ बाप को सूचित किया, न घर वालों को सूचित किया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका, रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में लगा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय संबंधित व्यक्ति को बुलाएगी या संबंधित थाना क्षेत्र सरकारी मजिस्ट्रेट को निर्देशित करेगी। आप जल ले लीजिए। जी, जिस तरह से हेबियस कॉर्पस की बात आप हमें बता रहे हैं, इसमें जनरली ये राइट्स हमारे तभी से शुरू हो जाते हैं जिस घड़ी से अगर किसी को भी कैद में लिया जाता है। इनफैक्ट अगर पुलिस भी अप्रोच करती है आपको, वहीं से आपका ये प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाता है और आपको पूरा राइट है कि आप अपने एडवोकेट को अप्रोच करें, वो आपको डिफेंड करे, आपको किसी भी तरह से इसमें बाधित नहीं किया जा सकता है। विस्तार से बताएं। तो कोर्ट उसको बुलाएगी और देखेगी कि बिना किसी आधार के, निराधार के उसको बंदी किया गया है, उसको तत्काल छोड़ देगी, छोड़ने का आदेश करेगी। पर ऐसा नहीं है, उसके बाद आगे रिट में आपको बताऊंगा कि कोर्ट इसमें क्या क्या डायरेक्शन देगी। अगली रिट से पहले एक क्वेश्चन हम ले लें हमारे साथ सागर से। जी, और रोशन जी जुड़ रहे हैं सागर से। हेलो, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए सर। हेलो जी मैडम जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि मानवाधिकार ने अनुशंसा की थी और आईजी को लिखा था कि फर्जी हस्ताक्षर। रोशन जी, आपसे निवेदन है, प्लीज टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी, और फर्जी पंचनामा पुलिस ने बनाया था। अच्छा, फर्जी पंचनामा पुलिस ने बनाया था। जी, आगे पूछिए। फर्जी हस्ताक्षर पे तो कार्रवाई हो गई, लेकिन फर्जी पंचनामा पे पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की अभी तक। तो मैं इसके लिए आपको एक अच्छी सलाह दूंगा कि मानव अधिकार आयोग भोपाल में है, आप इसमें ऑनलाइन आवेदन दे दीजिए। अगर इस प्रकार के फर्जी पंचनामे पे कार्रवाई नहीं की गई है या फर्जी कागजात पे विचार नहीं किया जा रहा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा रहा है, तो मानव अधिकार आयोग में अपनी एक खुद की एजेंसी है, एक एडिशनल एडवोकेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहाँ काम करते हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी एक एजेंसी है, प्रत्येक ज़िले में उनकी एजेंसीज हैं, वो इस बात की जांच करेंगे और फिर मानव अधिकार आयोग की जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके सामने आपका आवेदन रखा जाएगा और आपके विचार करने के पश्चात, जांच उपरांत के पश्चात मानव अधिकार आयोग सरकार को, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी करेगी कि वो किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, बशर्ते कि वो समस्त कार्रवाइयाँ मानव अधिकार आयोग के समक्ष निष्पक्ष होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि वो सत्य हैं। असत्यता के आधार पर मानव अधिकार भी सहयोग नहीं करता है। मैं यहाँ एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोहर मंतानी जी, सदस्य श्री टंडन साहब, ये सब लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मानव अधिकारों के प्रति समाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को आयोजित कर रहे हैं। कृपया कर मैडम, हमारे इस कार्यक्रम के अंत में पुनः एक टेलीफोन नंबर आपको देंगी जो कि मानव अधिकार आयोग को है, उनका ईमेल एड्रेस भी देंगी। आप कृपया कर इस नंबर पर अवश्य संपर्क करें, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी और आपके अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा। जी, आप चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं। 0755 भोपाल का लैंडलाइन कोड है और नंबर है 2572834।
2572834। ये हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। आप जो है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग को अप्रोच कर सकते हैं इस टेलीफोन के माध्यम से, और अगर आप ईमेल एड्रेस भी नोट करना चाहते हैं तो वो भी नोट करें। ये है MP ह्यूमन राइट, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट, MP ह्यूमन राइट @yahoo.co.in। इस पर आप किसी भी तरह का आवेदन भी प्रेषित कर सकते हैं और उसे सुना जाएगा, और वो जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या जिस भी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम हुई है, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, वो उन्हें डायरेक्शंस भी देते हैं, वो उन्हें गाइडलाइंस भी जारी करते हैं, और आपको जल्द से जल्द इसके लिए सुनवाई का अवसर भी मिलेगा। आप जो हमें बता रहे थे हेवी परमादेश मैंडेमस। मैंडेमस रिट क्या होती है कि किसी भी विभाग द्वारा न्यायालय इनके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि उस कार्य को करें जो उस क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत आता है। राइट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस क्या कहता है? परमादेश। हमने एक आदेश देती है कि हमारा अधिकार है कि हमारी पदोन्नति होना चाहिए, हमारा अधिकार है हमें पेंशन मिलनी चाहिए, और आप हमको नहीं दे रहे हो, हमें भगा रहे हो, हमको दौड़ा रहे हो, तो फिर हम रिट मैंडेमस लगाएंगे। तो न्यायालय आदेश देगी संबंधित विभाग को कि आप इस पर कार्य करिए, उसे परमादेश कहते हैं। एक मैंडेमस है, इसकी रिट लगानी पड़ेगी। रिट लगाने के बाद संबंधित व्यक्ति को एक संरक्षण प्रदान किया जाएगा कि नहीं आप जाइए, और संबंधित विभाग को कहेंगे। फिर देखिए, आपने देखा होगा हाईकोर्ट ने फलाने को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, फलाने अध्यक्ष को बुलाया, DGP साहब को बुलाया, आरक्षक को प्रमोशन नहीं हुआ, आरक्षक ये नहीं हुआ, फलाने का नहीं हुआ, तो फिर वो मैंडेमस जारी हो जाता है, और उसके बाद वो रिपोर्ट आती है। जब कार्रवाई पूरी हो जाती है तो कार्रवाई फिर माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है उस केस को। इसके बाद आता है प्रोविशन, मतलब प्रतिषेध, किसी भी चीज़ को रोकना। जब हम देखते हैं कि किसी न्यायिक संस्था के द्वारा, अर्ध न्यायिक संस्था के द्वारा, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सारी संस्थाएं बहुत हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्राइवल्स हैं, दुनिया भर के चलते रहते हैं, हमारे आयोग चलते रहते हैं, ट्रिब्यूनल्स भी चलते हैं, और कमीशन भी चलते रहते हैं। जब देख रहे हैं कि कोई अपने क्षेत्राधिकार से विपरीत कार्य कर रहा है, हमने दिया है कि आपको शूटिंग करनी है और आप शूटिंग को एक पर्टिकुलर दूरदर्शन की जगह दूसरे को बेच रहे हो, या एक छोटा दूसरा काम कर रहे हो, तो फिर ऐसे रोकने के लिए एक प्रोविजन की रिट जारी होती है। प्रतिषेध किया जाता है कि नहीं, आपका अधिकार यह है, आप इसी अधिकार में काम करेंगे, आप किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा विभाग जो है, इसलिए आपको देखा पड़ा होगा आपने कि मेडिकल विभाग को, मेडिकल शिक्षा को और मेडिकल एजुकेशन को, जो एजुकेशन को और मेडिकल को एक साथ जोड़ दिया गया है। नहीं तो पहले दोनों डिपार्टमेंट अलग थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ एक दूसरे के अधिकारों के प्रति उल्लंघन हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक ही कर देते हैं, जिससे कि कंपाइल करने से बाद लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ क्योंकि देखिए मेडिकल कॉलेज अलग हो रहा है और जिला चिकित्सालय अलग अलग हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हमें प्राप्त करनी है, हमारे को दो जगह अलग अलग धक्के खा रहे हैं हम, तो बेटर ये कि एक हमको कर दिया जाए। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप था, जिससे कॉन्ट्रडिक्शंस अराइज नहीं होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्द से जल्द लोगों को लाभ मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अब मैंने आपसे कहा कि किसी विभाग को न्यायालय भी अपने अधिकारिता के परिक्षेत्र के बाहर जाकर अगर कार्य करता है, तो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको रोक सकती है कि नहीं, आप अपने अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य ना करें, हम आपको प्रतिबंधित करते हैं कि यहाँ तक आपको जो कार्य दिया गया है उतना ही कार्य करें, आप जो है रिट पिटिशन वाला कार्य ना करें, संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में सुनवाई ना करें, आप अपने लेवल पे जो कानून का अधिकार है उसका ही पालन करें। उत्प्रेषण स्टैट्यूटरी जिसे कहते हैं ना, स्टैट्यूटरी जो है, ये रिट याचिका किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकायों को उनकी अधिकारिता के जो उल्लंघन किए जा रहे हैं उस संदर्भ में एक स्टैट्यूटरी जारी की जाती है, या ऐसे कहते हैं उत्प्रेषण। मतलब ये हम जारी कर रहे हैं, अब बहुत कर रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, ये भी रिट याचिका है, ये होती है। अब क्या होता है कि प्रतिषेध जो होता है या उत्प्रेषण में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि एक हम उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही होती है, प्रतिषेध में आप इस कार्रवाई को ना करें, हम रोक रहे हैं। एक उत्प्रेषण होता है कार्रवाई कर ही दी, आप माने नहीं हो, तो फिर हम उस कार्रवाई को कि जो आपने किया वो कार्रवाई गलत थी, और इस रिट याचिका के माध्यम से आदेशित करते हैं कि नहीं, आपने जो काम किया वो गलत था, इसलिए ये अब बंधनकारी नहीं है, इसकी ये हो गया है। अधिकार पुच्छा को वारंटो, ये अंतिम रिट है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की अंतिम रिट है। और ये अधिकार पुच्छा क्या होता है कि कभी कभी कोई भी काम होने लगा है बिना किसी अधिकार के काम संबंधित विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो आप PIL लगाएंगे, आप उस केस को रिट याचिका लगाएंगे, इसके PIL यानी लोकहित याचिका, ये लगाएंगे आप, अधिकार पुच्छा की इसके लिए याचिका लगाएंगे और कहेंगे कि साहब ये इस आदमी ने संबंधित काम करा कैसे,
कैसे करा, तो कोर्ट उससे पूछेगी कि आप हमें बता दीजिए कि किस अधिकारों के तहत किस कानून, अगर कोर्ट कहती है कि इन्होंने सही काम किया है तो उस याचिका को समाप्त कर देगी, नहीं तो फिर डायरेक्शन पास कर देगी। तो ये हमारे असंवैधानिक उपचारों के प्रावधान किए गए हैं कि अगर हमें संविधान के जो दिए गए इन रीट याचिकाओं के माध्यम से इसका निराकरण किया जा सके। ठीक है, जी जी जी, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? ये जो रिट्स के बारे में आपको भी अपने जानकारी दी है, इसका लाभ आप इसलिए विशेष रूप से ले सकते हैं क्योंकि ये वो सारे डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट जो है कोर्ट आपको संरक्षित करता है, जहाँ पर या तो आप कभी कार्य कर रहे होंगे या उस डिपार्टमेंट ने आपके घर, आपके वर्क प्लेस या आपके किसी अपने को किसी तरह से प्रोहिबिट किया है, किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप रिट्स के ज़रिए सीधा या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में जा सकते हैं या फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाके और अपने अधिकारों का संरक्षण करवा सकते हैं। इसके लिए जो तरीका है वो रिट्स का तो है ही, इसी के साथ में आप PIL का भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी एक बहुत ही अलग तरीका है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लगाने का तरीका कितना आसान है, अगर आप इसके बारे में भी जानकारी दे दें तो हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो मोटिवेट होंगे। देखिए, आप किसी भी चीज़ को जो पब्लिक इंटरेस्ट को आहत करती है, हाईलाइट करना चाहते हैं आप अगर इस बात को, तो नेचुरल है कि आप पब्लिक लिटिगेशंस के एप्लीकेशंस में आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशंस लगाएंगे कि साहब ये लिटिगेशंस है, ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमको ये राइट्स प्राप्त है, हमको जेल में बंद कर दिया गया है, या ऐसा कोई व्यक्ति पाता है किसी पब्लिक के इंटरेस्ट का जो उल्लंघन हो रहा है या हो रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में एक छोटी सी याचिका लगाएगा, PIL लगाएगा लिटिगेशन के संदर्भ में, और हाई कोर्ट जो है उस पर विचार करेगी, सामने वाली पार्टी को नोटिस देगी। ये है कि इसको थोड़ा शीघ्र सुनवाई के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा पाया जाता है कि नहीं ये लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, आप इसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट समायोजित है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हर चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाती है, परंतु हाँ बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट के संदर्भ में लोग जो इंफॉर्मेशन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जो एक्टिविज्म जो हैं वो लोग लेते हैं, वो लगाते हैं, वो देखते हैं कि नहीं ये उल्लंघन हुआ है और उस पर सुनवाई की जाती है। जैसे मसलन हमारे जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से अगर हम भोपाल की बात करें तो कि झील हमें बहुत प्यारी है, और झील अगर साफ़ नहीं है, झील में अगर किसी तरह का हमारे नागरिक देखते हैं कि उसमें बहुत गंदगी फैल रही है, अगर वो ऐसा कुछ देखते हैं और जिसके कारण ये हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को गंदा कर रहा है, तो उसके लिए अगर कोई चाहे तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है PIL लगाना चाहे तो उसके लिए क्या वो डायरेक्टली जा सकता है या उसे एडवोकेट के ज़रिए एक सिंपल एप्लीकेशन लगानी होगी? देखिए, और एडवोकेट के जरिए जाएंगे उसको कानूनी संरक्षण अच्छा प्राप्त होगा, उसको प्रेजेंट करने वाला कोई लीगल राइट्स रखने वाला अधिकार होगा। अन्यथा आप खुद भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि MS कुरी हाई कोर्ट भी नियुक्त कर देता है, हाई कोर्ट भी अपने एडवोकेट को दे देता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी एडवोकेट मिल जाता है, फ्री सेवाएं हर जगह उपलब्ध है। हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है। जी जी जी, मैंने आपको अभी जिले के बारे में बताया, मैंने हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हाई कोर्ट में, राज्य लीगल सर्विस अथॉरिटी जबलपुर में है और हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो भी हेल्प के लिए देती है कि भाई इनको हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी संरक्षण प्राप्त करने, ये प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ये राइट्स को नहीं बता पा रहे। आदमी खुद भी लड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में अपने केस को प्रेजेंट करने का अधिकार है। ये उसका राइट टू फ्रीडम है, उसका स्वतंत्रता का अधिकार है। आप उसको बाधित नहीं कर सकते कि नहीं आप नहीं खड़े हो सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि PIL में मत जाए, उससे पहले आप मानव अधिकार आयोग में चले जाएं क्योंकि मानव अधिकार आयोग में जल से संरक्षित करने का अधिकार, वायु प्रदूषण से संबंधित क्षेत्राधिकार, रास्ते से संबंधित कुछ क्षेत्राधिकार आदि समस्त अधिकारों से संरक्षित करने के लिए जांच करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए मानव अधिकार आयोग वर्तमान में जो काम कर रहा है, आपको मैं बताऊंगा, ये किताब है इसकी, अभी बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, शुद्ध वायु का अधिकार मानव अधिकार। शुद्ध वायु का अधिकार भी है, शुद्ध जल का अधिकार भी मानव का है। अगर झील प्रदूषित हो रही है तो मानव अधिकार संबंधित विभाग को सूचना भेजेगा, नगर निगम के अंतर्गत में आती है तो नगर निगम को सूचना भेजेगा कि इसके प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय भी ये जारी करेगा आदेश, पूछेगा, को वारंट जारी करेगा कि आप इनके अधिकारों के प्रति क्या सजग है कि नहीं, आपने क्या राइट्स किए आप बताइए और आप कितने दिन में इसको साफ करेंगे। तो राइट्स दोनों जगह हैं, आप मानवाधिकार में भी जा सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका में जाएंगे तो सर्वोपरि है। उससे अच्छा तो
सारी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको न्याय भी मिलेगा, और न्याय वो क्योंकि न्यायालय का काम करता है, वो आयोग सिर्फ एक डायरेक्शन देता है। तो अगर आप रिट में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिट आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी और आपको पूरी तरीके से आपको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा और तालाब में सफाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ जो बीच में बात रह गई थी कि जैसे कि सर ने बताया कि तहसील स्तर पे भी विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है। हमने आपको ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान अभी सर ने आपको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बताया, लेकिन इसी के साथ साथ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। आप डायरेक्टली वहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम मानव अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, मानव अधिकारों का उपयोग जिस तरह से हम चाहते हैं कि सभी नागरिकों को करना चाहिए देश की तरक्की के लिए, अपनी जो एक हमारा ह्यूमन सेटअप है उसके उत्थान के लिए, लेकिन उसके पहले अगर आप मानव अधिकार आयोग को अप्रोच करेंगे तो आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पास ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, अगर आप उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेके काम करेंगे तो यकीन मानिए एक बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। क्योंकि क्या है कि आयोग जो है वो लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जब गाइडलाइंस जारी करते हैं तो कोर्ट्स भी उनकी तरफ ज़्यादा बारीकी से ध्यान देती है और एक बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। बच्चों के बारे में अगर हम आपसे बात करना चाहें सर। देखिए साहब, तो वर्तमान समय में बच्चों के संबंध में बहुत सारा काम किया जा रहा है जी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने सबसे पहले जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो बच्चों के बारे में बताया था कि बच्चों को बचपन से पैदा होते ही उनके अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं जी। जब वो 6 वर्ष का होता है और 14 साल तक का रहता है तो उसका शिक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा दे, शिक्षा प्रदान करे। अगर वो गरीब है और उनके माता पिता की वार्षिक आय नहीं है तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है सारे स्कूल्स में। आजकल तो कॉन्वेंट स्कूल में भी और जो पब्लिक स्कूल है उसमें भी प्रोविजन दिया गया कि इतने बच्चों को आपको लेना ही पड़ेगा, उनको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा हर क्लास में। आप कितनी एलीट प्राइवेट स्कूल्स में भी जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स में भी है तो सभी में भी क्लास में है। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों की प्राइवेट शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसमें माता पिता को भी अधिकृत किया गया है कि देखिए अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप भी पेनल्टी के भागीदार होंगे। अतः कृपया कर उनके अधिकारों को जो कानून के द्वारा संरक्षित किया गया है कि शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा मेरा अधिकार है, इसका एक ये पंपलेट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिक्षा मेरा अधिकार है सर्व शिक्षा अभियान हमारे भारत में चल रहा है। ये हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, मैं भी मेंबर सचिव रहा हूँ। उस समय हमने ये फोल्डर बनाया था, उसमें लिखा था कि शिक्षा का कानूनी संरक्षता हटाए दुर्बलता। अगर कानूनी रूप से आप साक्षर हैं तो आप दुर्बलता को हटा सकते हैं। बिल्कुल। तो कानून ने जो आपको संरक्षण दिया है, जो भारतीय संविधान के संरक्षण दिया है, अगर आप इससे संरक्षित हो गए तो आप कभी दुर्बल रहेंगे नहीं, आप संबल हो जाएंगे, आप नहीं हो जाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बताऊं कि एक चीज़ और पढ़ी दी है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो किया, वो पहले से प्रावधान है। ये जब पम्पलेट मैंने छपवाया था इसमें शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन से प्रतिबंधित जो अभी कोचिंग सिस्टम जो बंद किया गया वो इसी के तहत किया गया। इसी में ये प्रावधान किया गया कि इन छोटे बच्चों को उससे प्रतिबंधित किया जाए। और यही पम्पलेट हमने बहुत समय पहले जारी किया था कि इनको छोटे बच्चे चले जाते हैं ठंड में, ये इनको इससे प्रतिबंधित किया जाए। ये प्रतिबंधन इस एक्ट में दिया हुआ, तो फिर इसका पालन कराना हमारा आपका कर्तव्य है। जागरूकता जरूरी है, वही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। इसी के साथ साथ ये भी है कि जैसे बच्चों के जो स्कूल बैग्स होते हैं वो भरे हुए लेकर स्कूल जाते हैं, उनके 3rd 4th फ्लोर तक उनकी क्लासेस होती है छोटे बच्चों की। तो एक प्रोविज़न ये भी है जिसका पालन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास अगर ऐसे बच्चों को देखते हैं जो बहुत भारी बैग्स लेकर स्कूल जाते हैं, टू एंड फ्रो में वो थक जाते हैं। इस पर रिसर्च चल रही है, सरकार इस पर अवेयर है, सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। बस्ते का भोज करने के लिए प्रॉस्पेक्ट बनाने, सिलेबस बनाने, समिति गठित की गई है और काफ़ी कुछ हल्का किया भी है, ऐसा नहीं कि किया नहीं गया है। थोड़ा सा इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, पेरेंट्स को भी जागरूक होना है और उन शिक्षाविद को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर वगैरह हैं, जो शिक्षा के अधिकारों को देखते हैं, वो सब बैठकर इन सबको इस पर चिंतन और मनन करना होगा कि हम इस भार को कैसे मुक्त करें।
जी, इसको जी, कम से कम कैसे करें। ये हालांकि ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है और सब कुछ ऑनलाइन गैजेट्स पे है, लेकिन फिर भी इतना भार ना हो कि उनके मस्तिष्क पे दबाव पड़े, बिल्कुल तो उसको उनको फ्री करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल और जो बिल्कुल। पाश्चात्य देशों में हो रहा है, पश्चिम देशों में ये सब हो रहा है, उनके मस्तिष्क कम है। ठीक। अब बच्चों को हम चौराहों पर देखते हैं, कुछ ऐसे विशेष चौराहे हमारे शहर में भी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे फुग्गे, खिलौने और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बेचते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाल प्रतिषेध है, बाल अनैतिक रूप से जब बच्चों का साथ कोई रोजगार कराया जाता है उनसे, तो नेचुरल है, वो कानूनी अपराध है। 14 साल तक के किसी भी उम्र के बच्चे के साथ ऐसा कोई भी कार्य नहीं कराया जाना चाहिए जो कि उसके शारीरिक रूप से उसको परेशान करे, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करे या करे, क्योंकि वो अपरिपक्व होता है। उसको प्रतिबंधित किया गया है कि आप उससे ऐसा कोई काम ना कराएं। परंतु घर में अगर अपन किसी बच्चे को काम कराते हैं या कराते हैं एक घरेलू में, तो वो उन मर्यादाओं के अंतर्गत कराया जाना चाहिए जो कि वो करने में सक्षम हो, परंतु उससे उसकी शिक्षा प्रभावित ना हो। शिक्षा प्रभावित ना हो। अब जैसे केमिकल फैक्ट्री में काम कराना है या उससे बड़े बड़े पत्थर उठवाना, लेबर का काम, चाइल्ड लेबर जो आया, रिस्ट्रिक्टेड अधिनियम जो आया, कि चाइल्ड को लेबर को नहीं कराना, पटाखे की फैक्ट्री में नहीं काम कराना है, रंगों की उसमें नहीं कराना, जहाँ केमिकल से संबंधित कोई काम होते हैं, तो ऐसी जगह काम नहीं कराना है जहाँ की उसके शरीर की ग्रोथ प्रभावित हो, उसको बीमारियाँ आएँ, तो ऐसे काम को नहीं रोकना है। इसलिए 14 साल तक के बच्चों को अगर आप कहीं काम करने देखते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, समाज के हर व्यक्ति क्या करना चाहिए सर? देखिए, हम देखते हैं और देख के अनदेखा कर देते हैं। चौराहे में फुग्गा बेचते हैं, चौराहे पर अखबारों की प्रति बेचते हैं, हम गाड़ी में बैठते जाते हैं, उनको देखते और इग्नोर कर देते हैं। नहीं, बाल संरक्षण अधिकारी हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग काम कर रहा है, हमको इनको सूचित करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। बाल संरक्षण अधिकारी, इन समितियाँ बनी हैं, वो जाएंगे, देखेंगे कि क्या इस प्रकार का कृत्य संबंधित चौराहे पर या संबंधित जगह पर हो रहा है कि बच्चे से, देखिए चौराहे पे हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही है, कार आ रही है, खिलौने बेच रहे हैं, पेंसिल बेच रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, कोई झंडे बेच रहे हैं। आप देखिए वो बेचारे दरवाज़ा खटखटाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गाड़ी के नीचे आ जाए, कोई गाड़ी स्पीड से चला दे, आजकल ट्रैफिक कंट्रोल भी ऐसे नहीं है, तो इसमें उन बच्चों का क्या होगा? तो हम वहाँ बैठ के, हमारा एक मानवाधिकार, मानव का एक कर्तव्य अधिकार है चाइल्ड, कि हम उस बच्चे को सुरक्षित करने का प्रयास करें, हम समाज के साथ जुड़ें और हम बताएं कि नहीं, ये कार्य है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शक जो हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर कोई भी बच्चा आपके पास पैसे मांगने के लिए या फुग्गे, पेंसिल, पेन लेकर या कुछ भी लेकर आता है, तो उसको उसकी चाही गई चीज़ देने के बदले उससे आप पूछें कि क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में तो उनका एडमिशन होना ही चाहिए। उनके माता पिता को अप्रोच करें और कहें कि आप बच्चों से ये काम किस मजबूरी में करवा रहे हैं, जबकि ये इनकी शिक्षा ग्रहण करने का टाइम है। और उसके बाद में, जैसा कि आपको हमारे गेस्ट एक्सपर्ट हैं नायक साहब, उन्होंने बताया कि आप इसकी कंप्लेंट करें, इसे प्रोत्साहित बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। हमारा दायित्व है हम बच्चों के भी तो मानव अधिकार का ख्याल रखें। इतनी जानकारी हासिल करने के बाद भी अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये हमारे पार्ट पे कहीं ना कहीं गलती होगी। आप बच्चों को देखें तो उन्हें बिल्कुल ऐसी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित ना करें, उनसे शिक्षा की बात ज़रूर करें। इसी के साथ साथ सर हम आपसे जानना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर्स जो हमारे थर्ड जेंडर हैं, धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। वो पढ़ रहे हैं और वो उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहे हैं। वो एडॉप्शन में भी जा रहे हैं, वो नौकरी भी कर रहे हैं, वो बिज़नेस भी कर रहे हैं, और वो अच्छी वैल्यू सिस्टम्स और अच्छे वर्च्यूज़ की इस तरह की मिसाल कायम कर रहे हैं कि वो अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। और उनको वोटिंग अपील के लिए भी उनको सरकार जो है वो उनको अप्रोच करती है कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग आके आकर अपना मताधिकार का उपयोग करें, और वो इतने अच्छे फैसले लेने में सक्षम हैं। कई बार उनके साथ भी अन्याय होता है, उन्हें भी कई बार ऐसे मौक़ों का सामना करना पड़ता है जिससे वो दुखी होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। तो जिस तरह के अधिकार उनके बारे में हमारे संविधान में दिए गए हैं, उनके मानव अधिकार को संरक्षित करने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मैं भी सदस्य सचिव रहा हूँ जी। नेक्स्ट टू मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बाद अधिकारी रहा हूँ, मध्य प्रदेश स्तर का रहा हूँ जी। नालसा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निर्देशित आया कि आपको इनके लिए प्रोग्राम आयोजित करना है और आप इनको अवेयर करना है और इनके कानून के बनाने के लिए सरकार को अनुरोध करना है और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना है। जी। तो मैं
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश जबलपुर में माननीय न्यायमूर्ति श्री मेनन साहब, राजेंद्र मेनन जी, और वहाँ के पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, इन सब के साथ मैंने पहला एक सम्मेलन ट्रांसजेंडर के साथ आयोजित किया था जी। उनकी एक एक समस्याओं को सुना था, हालांकि उनको एकत्रित करना बड़ा कठिन कार्य था, फिर भी हमने उनको एकत्रित किया, उनकी समस्याओं को सुना। मैं विश्वास नहीं कर सका था कि उनकी विचारधारा इतनी परिपक्व थी, उनकी सोच हमसे बहुत आगे थी जी। उसमें से कुछ तो इंजीनियरिंग पढ़े हुए थे, भी पढ़े थे। उन्होंने अपनी समस्या रखी कि हम लाइसेंस बनाते, पिता का नाम हम कहाँ से लाएं, हम कहाँ से अपना आधार कार्ड लाएं, हमारी को आधार कार्ड वाला हमारी आइडेंटिटी मांगता है। बिल्कुल। हमारा समाज में कोई फॉर्म भरते हैं, हम नौकरी के लिए जाते हैं तो मेल फीमेल तीसरा है ही नहीं है। वो समस्त परिस्थितियों प्रावधान हो चुका है। प्रपोजल बनाया, प्रपोजल बनाने के बाद बैठक हुई, बैठक बनने के बाद यहाँ भोपाल में बैठक, उसमें भी मैं आया और साहब मैं सोच सकता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको फटाफट एमपी में तो अडॉप्ट कर दिया, फॉर्म भी भर गए, नौकरी भी मिलने लगी। हमने पहला इंटरव्यू जब रेरा में हमारे यहाँ वैकेंसीज निकली तो ट्रांसजेंडर के लिए ऑफर किया कि आप नौकरी में आवेदन दे सकते, दिया, पर वो उतने वेतन से संतुष्ट नहीं थे, उससे ज़्यादा वो अपने कार्य से कमा लेते थे, उसे ज्वाइन तो किया। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आपको लाइसेंस बनाने में हमने सहयोग दिया आरटीओ से। उनके बाद उनकी बीमा पॉलिसीज, गाड़ी की पॉलिसी नहीं होती थी, बीमा पॉलिसी हर जगह उनको थर्ड जेंडर के तीसरे कैटेगरी के आधार पर उनको हर चीज़ का मिला। वर्तमान परिस्थिति में वो पूरी तरह से सुरक्षित है, अवेयर हैं। जब भी हमको मौका मिलता है, मुझे मौका मिलता है जब हमारे मोहल्ले में आते हैं, क्योंकि इनका एक सम्मेलन हुआ था राष्ट्रीय स्तर का गंज वासोदा में जी जी। उस समय मैं आधे एक घंटे के लिए उस सम्मेलन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से गया था और मैंने उनके विचारों को सुना था। हालांकि बहुत कम मौका उनके दिया था, उनका व्यक्तिगत सम्मेलन था। उसके बाद ही वो प्रपोजल बना कि हमने सरकार को रिकमेंड किया था, सरकार ने उसको माना था। तो बहुत अवेयर हैं, वो सक्षम है, समझदार हैं, नॉलेजेबल हैं, ज्ञानी हैं। उनको सारे अधिकारों से अब संरक्षित किया जा चुका है। जितने राइट्स मैंने बताए हैं संविधान में मानवाधिकार के सामने, वो सारे अधिकार सभी के सुपात्र वो भी हैं। वो भी पात्र हैं। अब वो किसी से भी वंचित नहीं है। वो अपने अधिकारों के लिए हर प्रकार के रिट याचिका में, मानवाधिकार में, सब जगह जा सकते हैं। अब वो पूर्णतः स्वतंत्र है अपने अधिकारों का पालन कराने के लिए। जी जी जी, हम उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि आपको किसी तरह की अगर असुविधा होती है तो आप मानव अधिकार आयोग को अप्रोच कर सकते हैं। पर एक चीज़ इनके लिए बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा ये भी अपनी भाषा और शब्दों को मर्यादित करके सामने वाले के सम्मान का ध्यान में रखकर अपनी बात को कहें, बस। जी जी जी, न सिर्फ थर्ड जेंडर बल्कि ये तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा का ख्याल रखें, अपने अधिकारों का सदुपयोग करें। और आज का जो हमारा विषय है मानव अधिकारों से संबंधित संवैधानिक अधिकार, हम आशा करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर कि आप कीमती वक्त निकाल कर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को जागरूक किया और उचित कानूनी मशवरा दिया। और अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर, और क्योंकि प्रोग्राम लाइव होता है तो आप सवालों के साथ तैयार रहिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारी पूरी टीम की ओर से दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को, और हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।